हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बुद्धि का मीनिंग और बुद्धि के प्रकार बताए थे। आज हम बुद्धि के निर्धारक तत्व और बुद्धि के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। यह वीडियो बीएड एंड डीएलएड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल है। साथ ही साथ जो बच्चे टेट और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह वीडियो बहुत यूज़फुल है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि जो न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब हम शुरू करते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन भी पूछे थे लास्ट वीडियो में, जो उसका आंसर बताएं वो कमेंट बॉक्स में नीचे टाइप करें। बुद्धि को निर्धारित करने वाले तत्व, बुद्धि को निर्धारित करने वाले तत्वों में वंशानुक्रम और वातावरण दो तत्व मुख्य रूप से माने जाते हैं। कुछ कहते हैं कि बुद्धि एक जन्मजात योग्यता है, कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं बुद्धि एक अर्जित योग्यता है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस पे विवाद चलता आया है कि बुद्धि जन्मजात है या बुद्धि अर्जित है। मनोवैज्ञानिक इस बात पर एक मत नहीं हो सके कि वंशानुक्रम का ज़्यादा रोल है या वातावरण का ज़्यादा रोल है। तो वंशानुक्रम में व्यक्तिगत भिन्नता के कारकों को ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही प्रारंभ हो गए थे। ब्रिटिश वैज्ञानिक सर फ्रांसिस गाल्टन ने अनेक महान व्यक्तियों के पारिवारिक इतिहास का अध्ययन किया और पाया कि उनमें से अनेक व्यक्ति परस्पर रक्त संबंधी थे। इस परिणाम के आधार पर उसने कहा कि उच्च कोटि की बुद्धि प्राय विशिष्ट कुलों में ही दृष्टिगोचर होती है। तब उन्होंने व्यक्तिगत भिन्नता की वंशानुक्रमी प्रकृति की मान्यता का प्रतिपादन किया। गाल्टन ने ही 1866 में प्रकाशित अपनी पुस्तक में बुद्धि की विभिन्नता का एकमात्र कारक जैविकीय वंशानुक्रम को बताया था और इस विचार को स्वीकृत करने वालों में टर्मेन, गोडार्ड आदि मनोवैज्ञानिकों ने भी उनका समर्थन किया। जुड़वां बच्चों तथा भाई बहनों पर किए गए अध्ययनों के आधार पर इस मान्यता की पुष्टि अनेक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा भी की गई। इसके बाद बात करें वातावरण की, तो 20वीं शताब्दी के चौथे दशक में आयोवा विश्वविद्यालय में किए गए अनुसंधान कार्यों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर बुद्धि तथा वातावरण में संबंध स्थापित किया जाने लगा। अनेक समाजशास्त्री और मानव व्यवहारवादियों ने भी कहा कि बालक का वातावरण उसकी मानसिक योग्यता को प्रभावित करता है। ये फैक्ट है कि वातावरण बच्चे के विकास को और उसकी मानसिक योग्यता को प्रभावित करता है। इनमें वेलमैन, कॉफी, स्किल्स व फिल्मोर, विलियम्स आदि मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अध्ययनों के माध्यम से बौद्धिक विकास में वातावरण की महत्ता को सिद्ध करने का प्रयास किया। अब बात करें कि वातावरण या वंशानुक्रम की अंत्यक्रिया क्या है, कौन सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि देखा जाए तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का बालक के बौद्धिक विकास में समान महत्व है। एक पार्ट को भी हम इसमें इग्नोर नहीं कर सकते, किंतु आज तक भी मनोवैज्ञानिक इस पर एकमत नहीं हो पाए कि वंशानुक्रम का कितना रोल है और वातावरण का कितना रोल है। बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि के सिद्धांत से अभिप्राय बुद्धि की प्रकृति तथा संरचना के क्रमबद्ध स्पष्टीकरण से है। अनेक मनोवैज्ञानिकों को द्वारा बुद्धि की प्रकृति तथा संरचना को जानने के लिए अनेक विश्लेषणात्मक अध्ययन किए गए हैं। इस प्रकार के अध्ययनों का मुख्य उद्देश्य बुद्धि के प्रमुख तत्वों या कारकों को ज्ञात करना था, जिससे बुद्धि की जटिल प्रक्रिया को समझा जा सके। इसी उसमें अनेकों सिद्धांत दिए गए। पहला सिद्धांत है यूनिफैक्टर थ्योरी, एक कारक सिद्धांत। इस सिद्धांत को मानने वालों में बिने, टर्मन तथा स्टर्न तीनों ने इस सिद्धांत का समर्थन किया और यह एक सबसे प्राचीन सिद्धांत है। करीब 35 वर्षों तक यह सिद्धांत अत्यधिक प्रचलित रहा और इस सिद्धांत के अनुसार माना गया कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है, अनडिविजिबल यूनिट है, जिसके द्वारा समस्त मानसिक क्रियाएं संपादित होती हैं। मतलब एक बुद्धि में अनेकों तत्व हैं, एक ऐसी इकाई है कि एक तत्व को दूसरे तत्व से अलग नहीं किया जा सकता और ये जितने भी सारे तत्व हैं, जितनी भी सारी यूनिट हैं, वो सब मिलकर बुद्धि
के कार्य करती हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए किसी एक बुद्धि दूसरी बुद्धि ऐसा हम नहीं कह सकते, इसीलिए इन्होंने इसको नाम दिया था यूनिफैक्टर थ्योरी, जो सिद्धांत दिया है बिने, टर्मन और स्टर्न इसके मुख्य समर्थक थे। दूसरा सिद्धांत है द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी को स्पीयरमैन ने 1904 में दिया था। इसमें दो कारक बताए थे, जी कारक जिसको सामान्य योग्यता कहते हैं और एस फैक्टर, एस कारक जिसको विशिष्ट योग्यता कहते हैं। एस फैक्टर को एक अर्जित योग्यता माना गया है, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, बीच में जी है और चारों तरफ जितने भी पार्ट्स हैं उसमें एस लिखा हुआ है, S1, S2, S3, S4, S5, S6। इसका मतलब एक सामान्य योग्यता तो सभी में होती है, किंतु जो एस फैक्टर है वो अलग अलग व्यक्तियों में कार्य करने पर डिपेंड करता है कि उसमें कितने एस फैक्टर हैं। इसीलिए एस फैक्टर को एक अर्जित योग्यता कहा गया है और किसी भी मानसिक कार्य को संपन्न करने के लिए जी और एस दोनों फैक्टर मिलकर कार्य करते हैं। जी कारक को वास्तविक मानसिक शक्ति कहा गया है। एस कारकों में आपके अंक की गणना, शब्द प्रवाह, ये आपके एस कारक माने जाते हैं, क्योंकि जी कारक और एस दोनों ही मिलकर किसी कार्य को संपादित करते हैं। जी और एस, जितने व्यक्ति में एस कारक होंगे उतनी ही व्यक्ति में अलग अलग कार्य को करने की क्षमता होगी। जी एक सामान्य कारक है जो सभी में पाया जाता है। कंपटीशन में क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है कि टू फैक्टर थ्योरी किसने दी, कौन से सन में दी, जी फैक्टर और एस कारक क्या है, एक्सेट्रा। तीसरी है मल्टी फैक्टर थ्योरी, इसको बहुकारक सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि असंख्य स्वतंत्र कारकों से मिलकर बनी है। इनके कहने का मतलब है कि बुद्धि में एक या जी और एस ऐसे एक या दो फैक्टर नहीं होते, अनेकों फैक्टर्स होते हैं। इन स्वतंत्र कारकों में से प्रत्येक कारक किसी विशिष्ट मानसिक योग्यता का आंशिक प्रतिनिधित्व करता है। किसी भी मानसिक कार्य को करने में ऐसे अनेक छोटे छोटे कारक एक साथ मिलकर सहायता करते हैं। विभिन्न प्रकार की मानसिक कार्यों में इन छोटे छोटे कारकों के भिन्न भिन्न समूहों की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका एस फैक्टर 1 है, S2 है तो आप उसी कार्य को कर सकेंगे। हर तरह की योग्यता की हर प्रकार के कार्य में आवश्यकता होती है। जितने भी कारक हैं वो सब मिलकर किसी समस्या का समाधान करते हैं। यदि कोई दो मानसिक कार्य एक दूसरे से संबंधित हैं तो बहुकारक सिद्धांत के अनुसार इसका कारण दोनों मानसिक कार्यों को करने में कुछ कारकों की उभयनिष्ठ होना है। इसका मतलब यदि हमने एक योग्यता हमारे पास है, एक विशिष्ट योग्यता है, तो ऐसा नहीं है वो एक ही कार्य को करेगी, वो उसी प्रकार से दूसरे कार्य में भी, कार्य को करने में भी सहायता प्रदान करती है। यह सिद्धांत सामान्य सिद्धांत जैसे किसी कारक के अस्तित्व का स्वीकार नहीं करता। थॉर्नडाइक का यह सिद्धांत वास्तव में बुद्धि का आणविक सिद्धांत प्रतीत होता है। इसको एटोमिस्ट थ्योरी और सैंड थ्योरी भी कहा जाता है। और जिन अनुभवों में, थॉर्नडाइक के अनुसार जिन अनुभवों में स्टिमुलस रेस्पॉन्स में संबंध स्थापित हो जाता है उनका प्रयोग मनुष्य भविष्य की समस्याओं के समाधान में भी करता है। कोई स्टिमुलस आपके सामने है, आपने उसका रेस्पॉन्स दिया, यदि उसी तरीके की प्रॉब्लम आपके फ्यूचर में आपके सामने दोबारा आती है तो मनुष्य उसका प्रयोग उस समस्या के समाधान में कर सकता है। परंतु आज तक भी मनोवैज्ञानिक बुद्धि में कितने कारक हैं इसका अनुमान नहीं लगा पाए, निश्चित नहीं कर पाए। इसमें एक मतभेद है, कोई कहते हैं 5 कारक है, कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं 7 है, कुछ 9, कुछ 120, किंतु आज तक भी ये निश्चित नहीं हो पाया। ये तीसरा आप डायग्राम जो देख रहे हैं इसमें जो गोल गोल राउंड है ये अलग अलग दिखाया गया है कि बुद्धि में एक तत्व न होकर अनेकों कारक होते हैं और इसीलिए इस थॉर्नडाइक की थ्योरी को मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कहा है। क्योंकि थॉर्नडाइक का मानना है कि कोई किसी एक कार्य को करने में एक तरह की योग्यता काम नहीं आती है, किसी भी कार्य को करने में मनुष्य अनेकों तरह की योग्यताओं को ध्यान में रखता है। आप वीडियो को ध्यान से सुने, 2-3 बार सुने, क्योंकि जितनी भी थ्योरीज हैं जो इनके अंदर
इधर कहा गया है कंपटीशन में, टैट में, सी टैट में, सुपर टैट में और भी जहाँ पर पेडागोजी पूछी जाती है इस तरीके के क्वेश्चंस अवश्य आते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।